नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है शर्मा अकेडमी के नाम से। आपका चैनल है। जो नए बच्चे हैं वे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर दबाना बिल्कुल ना भूलिए। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, कि किस प्रकार से यूरोपीय लोग भारत आए और उनका भारत आने का उद्देश्य क्या था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ भारत क्यों आए थे। उन्हें पता चला कि भारत सोने की चिड़िया है, कि जितने जल्दी हो सको आप भारत से धन इकट्ठा कर लीजिए। इनका मूलभूत कारण था भारत आने के लिए। वे लोग न तो आपसे दोस्ती करने के लिए आ रहे थे, न और कुछ काम करने के लिए आ रहे थे। उनका उद्देश्य यही था कि किसी तरह भारत से धन संपदा लूट ली जाए और अब जितनी जल्दी हो सके अपने देश में ले जाकर वो धन भर लिया जाए। ये इनका उद्देश्य था। अब चर्चा करते हैं कि ये लोग किस प्रकार से भारत आए। इन्होंने भारत में पहले क्या कहा, व्यापार अपनाया। भारत में बिजनेस के तौर पर भारत आए थे लोग, ठीक न तो यहाँ पर उनके रिश्तेदार बसते थे। भारत के अंदर शरीर निभाने के लिए लोग यहाँ पर आए हो। चलिए, व्यापारिक मार्ग अपनाया था इन लोगों ने पहले भारत आने के लिए। देखिए, हम जानते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत का विदेशों के साथ में संपर्क रहा है। कब से रहा प्यारे बच्चों? आप कहोगे कि पिछले कितने ही वर्षों से हमारा संबंध विदेशों से रहा है, राइट। 16वीं शताब्दी, कौन शताब्दी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। 16वीं शताब्दी में भारत से व्यापार करने के लिए कुछ यूरोपीय शक्तियाँ भारत आई। उनमें कौन कौन आया? सबसे पहले पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आए? हम कहेंगे सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद में फिर डचों का आगमन हुआ। डचों के बाद में फिर फ्रांसीसी कंपनी आई और सबसे बाद में ब्रिटिश लोग आए। भारत और यूरोप के बीच में व्यापार किस चीज़ से होता था? हम कहेंगे जल और थल दोनों के द्वारा व्यापार होता था। ये जितने भी विदेशी जो लोग आए हैं ये सब या तो जल के मार्ग से भारत आए हैं या फिर थल के मार्ग से भारत आए हैं। इस मार्ग, देखिए, इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग कौन सा था? जो फारस से खाड़ी को होता हुआ जाता था, वो समुद्री रास्ता था। समुद्री रास्ता था। कहाँ जाता था? भारत से खाड़ी की तरफ जाता था, वो समुद्री मार्ग था। इस मार्ग में इराक, तुर्की, वेनिस और जिनसे व्यापार होता था। दूसरा मार्ग कौन सा था? लाल सागर से जो अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा जो मार्ग था प्यारे बच्चों वो था मध्य एशिया से मिस्र होते हुए फिर यूरोप के लिए था। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। पूछ लिया जाए कभी आपसे क्वेश्चन पेपरों में पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे, तो आप बताओगे कि सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए प्रमुख केंद्र रहा है वेनिस और जिनेवा। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। इटली चाहता था कि तेरा व्यापार भारत के साथ में हो, तो उसने क्या किया? उसने जितनी भी यूरोपीय शक्तियाँ थी, जितनी यूरोपीय कंपनियाँ थी, सबका माल भारत में आने से रोक दिया। उससे अपनी दुकानदारी करनी थी। अब आप सपोज कीजिए अगर 2 दुकानदार हैं, उसके पास ग्राहक ज़्यादा जाते हैं, एक के पास ग्राहक कम जाते हैं, तो दूसरा क्या करता है? ग्राहकों को लालच दे देता है कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें फ्री मिल रही है। यही नीति इटली ने अपना ली थी भारतीय लोगों को खुश करने के लिए। तो उसने चाल चलकर क्या काम किया? उसने चाल चलकर अपने बलबूते पर जितनी भी यूरोपीय शक्तियाँ थी सबको व्यापार करने से रोक दिया। आगे चलते हैं, समुद्री मार्ग की खोज। अब जो यूरोप के वासी थे उन्होंने दूसरी चाल चली। व्यापार करने के लिए उन्होंने समुद्र का रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि थल मार्ग से आते थे तो उन्हें इटली के रोक लेते थे। इसलिए उन लोगों ने समुद्र के रास्ते को अपना लिया कि इन्होंने यूरोप वासियों ने समुद्री मार्ग की खोज कर ली। इन जंगों की खोज के लिए संभावनाओं के आधार पर की थी, इसलिए कुछ नाविकों ने
यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। क्या काम किया? यूरोप के उभरते राज्यों ने महत्वाकांक्षी राजाओं, उनकी पत्नियों को क्या दिखाया? धन दिखाया, धर्म की लालच दिया और ध्वज, कहा कि आना है तो एक झंडे के नीचे आ जाए। ये उन्होंने बात की। धन, राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा कर लेना, कीमती धातु, सोना, चांदी तथा मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर टैक्स वसूल करने के लिए संभावना थी। धर्म की चर्चा करते हैं। धर्म पे आते हैं। ईसाई धर्म का दूर देशों में प्रचार करना। उनका उद्देश्य ये भी था उन कंपनियों का कि अगर धर्म की प्रचार करना है तो पहले व्यापार करेंगे भारत के साथ में, जितने लोग जुड़ेंगे उतने हमारे धर्म का प्रचार होगा। तीसरा, ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा, यूरोप के राष्ट्र का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराया जाने लगा। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा भी वहन किया। यूरोप के राजाओं ने जो नाविक थे उनकी समुद्री यात्राओं का जो खर्चा है उसका सारा भार भी अपने कंधों पर ले लिया। इन नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में अनेकों समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान किया। भारत की खोज से निकले स्पेन लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान भी किया। और क्या किया? एक पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी कौन सी यात्रा? जल यात्रा करके अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर आ पहुँचा और 1490 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार फिर शुरू हो गया। जो व्यापार डूब गया था वो फिर दोबारा शुरू हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यूरोपीय व्यापार। प्यारे बच्चों, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी, अनेक प्रकार के मसाले ले जाते थे। यानी हमको सोना चांदी दे देते और बदले में यहाँ से मसाले, सूती वस्त्र, अनेक वस्त्र ले जाते थे। इससे वे बहुत बड़ा मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ भारत नहीं ला सकता था। अब उसे व्यापार करना होता था भारत में दूसरे देश को, तो उसे पुर्तगाल से आज्ञा लेनी पड़ती थी। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की, आइए इस पर चर्चा करते हैं। व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक तथा धन, तीनों साधनों का बहुत ही बड़ा महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ और यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या किया? व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर दी। उन्हें पता चल गया था कि भारत के पास अपार धन संपदा है। जब पुर्तगाली भारत से इतना धन इकट्ठा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? व्यापारिक कंपनियों का अर्थ होता है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाकर धन कमाने थे और पूंजी का जो अनुपात होता था उससे व्यापार से प्राप्त होने वाले मुनाफे को वे लोग आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां
इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली बिजनेस करने के लिए आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन दीव में व्यापार किया। अगली वीडियो अगले में बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।